मेरी उम्र 26 साल है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस समय मेरी बड़ी बहन की उम्र 14 साल थी। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता पर से दूसरी शादी का काफी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी के लिए बहुत खिलाफ थे और वह राजी नहीं हुए। वह मुझे किसी दूसरी और औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन दादी ने ही मेरी परवरिश की, लेकिन दादी भी बस कुछ साल तक ही हमारा साथ दे पाई। एक दिन वह भी हमने तीनों को अकेला छोड़कर चली गई। पिताजी दादी की मौत के बाद टूट कर रह गए थे। मुझे संभालना उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी। दीदी भी उस समय कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती थी और पिताजी भी नौकरी पर जाते। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से एक एक भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठे तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता और फिर दीदी की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार दीदी ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं उस वक्त तीसरी कक्षा में थी। मैं सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए जाती। दीदी हम तीनों के लिए नाश्ता बनाती और तैयार करके मुझे स्कूल छोड़कर आती और फिर घर के सारे कामकाज खुद करती थी। दीदी मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार करके रख देती और फिर मुझे स्कूल से खुद वापस लेकर आती। मेरी दीदी मेरी हर छोटी मोटी ख्वाहिशों को जरूरतों को खुद पूरा करती थी। इस तरीके से हमारी जिंदगी कट रही थी कि कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने दीदी को शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन दीदी शादी से पहले ही इनकार करती थी। उन्हें मेरी पढ़ाई की काफी चिंता रहती थी। दीदी हमेशा पढ़ाई का बहाना लगा देती, उसे पढ़ना है और कुछ काबिल बनना है, इसलिए वह शादी नहीं करेंगी। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गई और सोकर उठी तो दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन अचानक ही मेरी नजर दीदी पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही थी। मैं उठकर दीदी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दीदी जो अपने बालों को संवार रही थी, अचानक ही उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और मुझे कहने लगी, अच्छा हुआ तुम जाग गई हो। मैं कुछ काम के सिलसिले से घर से बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे बाद वापस लौट आऊंगी। तब तक तुम अंदर से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना और कोई भी शरारत मत करना। मैंने दीदी की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सर हिलाकर कह दिया, ठीक है दीदी आप चले जाओ। जब दीदी घर से चली गई तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और फिर 1 घंटे के बाद दीदी भी वापस आ गई थी। फिर हर दिन ही ऐसा होने लगा था। दीदी अक्सर काम का बहाना करके 1 घंटे तक घर के बाहर ही रहती और पिताजी ने घर आने से पहले ही वापस आ जाती। मैं मैथ्स क्लास में आ गई थी। फिर मेरी उम्र 14 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरने जा रहे थे। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और दीदी की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर आ गए थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। जब दीदी घर में दाखिल हुई, उनके साथ एक लड़का भी था जिसका चेहरा शहरे से ढका हुआ था और उसके साथ दीदी ने भी शादी का लाल जोड़ा पहना था। मैं और पिताजी यह सब देखकर दंग रह गए। पिताजी ने भी सवालिया नजरों से दीदी पर डालते हुए देखा तो दीदी तुरंत हक लाते हुए कहने लगी, पिताजी मैंने इस लड़के से शादी कर ली, यह लड़का मेरा पति है। पिताजी ने गुस्से में दीदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक नजर पिताजी मुझे गुस्से से देखे। पिताजी ने कहा कि इस लड़की को तुरंत अंदर ले जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं उस लड़के को अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर ऐसे ही उन्होंने सहरा उठाया तो मैं देखकर हैरान रह गई। जिसको दीदी अपना पति बनाकर लाई थी वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। वह लड़का लगभग मुझसे उम्र में 3 से 4 साल बड़ा होगा। लड़के को देखकर वह मुझे भी बहुत पसंद आया था, पर दीदी ने शादी किस अंदाज में की मुझे यह सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लड़का बहुत मायूस और सहमा हुआ बैठा था। उसे देखकर उस पर तरस भी आ रहा था। उस लड़के को कमरे में बिठाकर मैं बाहर आ गई। पिताजी ने काफी देर तक दीदी की क्लास लगाई रखी। उनका कहना था, ऐसे किसी लड़के से शादी कर लेना यह कौन सा तरीका है? लड़का कहाँ रहता है, इसका घर बार कहाँ है, क्या क्या करता है? अगर वह पिताजी को बताती तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से करवा देते, लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया। दीदी ने पिताजी से बहुत बार माफी मांगी। इस लड़के का नाम अंकित है। उनके माँ बाप की मौत आज से 3 साल पहले ही हो चुकी थी। दुनिया में कोई नहीं है इसका, इसलिए मैं शादी करके इसे अपने घर में लेके आई हूँ और यह आज से हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर किसी दूसरे घर में नहीं जाना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी अभी पढ़ाई कर रही थी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई भी परेशानी आए
और जहाँ मैं काम करती हूँ यह वहाँ की बगल वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन पिताजी ने दीदी की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़का जिसका नाम अंकित था, जो मेरे जीजा जी थे, अब हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे क्योंकि वह उम्र से थोड़े से बड़े थे। मैं उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पा रही थी। जब मैं जीजा जी का नाम लेती तो पिताजी मुझ पर खूब गुस्सा होते, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें जीजा जी कहना शुरू कर दिया। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। हम जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं हमारी नजर लग गई। एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन जिंदगी की गाड़ी कभी किसी के जाने से रुकी तो है तो नहीं, अब रुकती कैसे। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र आ गया। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरे जीजा जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दीदी को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता। उनकी तनख्वाह भी जीजा जी के मुकाबले काफी अच्छी थी, इसलिए हम उनके पीछे से घर को अच्छे से संभालते रहते थे। हम दोनों की आपसी में दोस्ती देखकर दीदी हमेशा हमें साथ देकर जल भुन जाती थी। दीदी और जीजा जी की हालत देखकर मैं खूब उन पर मजाक उड़ाती। एक दिन हम सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन दीदी की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसकी वजह से जीजा जी ने भी जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने भी जीजा जी को जाने के लिए जबरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वहीं हॉल में सोफे पर लेट गई। अभी इन दोनों को गई ही कुछ देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर शोर की आवाज हुई। मैं सोफे से उठने ही वाली थी कि इतनी देर में जीजा जी के रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैं हैरान होकर खड़ी थी और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। दीदी बार बार जीजा से उनकी किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। दीदी बार बार गुस्से से जीजा जी को मार रही थी, लेकिन जीजा जी बार बार दीदी के आगे मिन्नतें कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। जबकि मैं चुपचाप खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। दीदी जीजा जी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में आज तक दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में ना जाने क्या क्या सोच रही थी। कुछ देर बाद दीदी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर के बाद जब वह अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने जीजा जी की तरफ गुस्से की नजरों से देखा और घर के बाहर निकलकर चली गई। उन्होंने एक बार भी मुझे मुड़कर देखना गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। वह तो चली गई थी, लेकिन उस वक्त जीजा जी की हालत बेहद खराब हो रही थी। मैंने फौरन से जीजा जी को हाथ से उठाया और उन्हें सहारा देते हुए कमरे तक ले गई। वह बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरे जीजा जी देखने में बहुत मायूस थे, मासूम थे। वह बहुत शरीफ इंसान थे। आज तक उन्होंने कभी भी दीदी से या मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज दीदी ने इस अंदाज में वह काफी ज्यादा मायूस हो गए थे। जीजा जी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार दीदी को पुकार रहे थे। उन्हें संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। सुबह जब मैं दीदी और जीजा जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि दीदी के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जो पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब दीदी की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ दीदी का ट्रांसफर हुआ है, वरना मुझे तो लगा था कि दीदी कहीं गुस्से में घर तो छोड़कर नहीं चली गई। यह तो अच्छा हुआ कि पता चल गया कि दीदी कहाँ है, वरना ना जाने जीजा जी का रो रो कर क्या हाल होता। दीदी ने जीजा जी को ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे दीदी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और जीजा जी की याद ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जीजा जी दीदी को बहुत याद करते। उन्हें दीदी की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं बहुत समझाती कि खाना पीना छोड़ने से कुछ हाल नहीं होता। मैं जानबूझकर ऐसे चुटकुले मारती ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। मुझे दीदी की सब बिल्कुल भी याद नहीं आती, बल्कि मैं तो खुश थी कि अच्छा हुआ कि वह घर से चली गई। जैसे सुलूक दीदी ने जीजा जी के साथ किया था, उस हिसाब से मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, दिन गुजरते चले गए। मेरा MBA भी हो गया था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं MBS की डिग्री लेकर घर पहुंची तो मैंने खुशी के मारे अपने जीजाजी को किसकर गले लगा लिया, और जीजाजी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगी, और वह दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। मेरी इस खुशी पर जीजाजी बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री आ गई है, अब तुम यह बताओ मुझे तुम क्या ट्रीट दे रही हो। मैंने जीजा जी से कहा कि आप जो भी मांगे मैं आपको वही दे दूंगी। तो जीजा जी मुझसे कहने लगे कि ठीक है, चलो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने जीजा जी के गले में हाथ डालते हुए कहा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप बताएं आपको कहाँ जाना है। जीजा जी की हंसने लगे कि आवाज सुनकर मैं भी
कहीं खोसी गई थी। आज इतने दिनों के बाद उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं वह देखकर बहुत खुश थी। मेरे कान तो जीजा जी की आवाज़ें सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार जीजा जी की तरफ देखे जा रही थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं हमेशा अपने जीजा जी को ऐसे ही खुश रखूंगी। उनको खुश देखकर मन ही मन सोचने लगी कि काश जीजा जी की शादी मुझसे होती तो आज मैं उनको बहुत खुश रखती, क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मगर अब क्या हो सकता था, किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं सोच में ही गुम थी कि तभी अचानक जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हिलाया तो मैं अचानक होश में आई और घबरा गई, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। एकदम जीजा जी ने नजरें चुराने लगी और इधर उधर देखने लगी। जीजा जी ने मुझसे पूछा कि किन ख्यालों में खोई हुई हो। जीजा जी का सवाल सुनकर मैंने फिर से जीजा जी की तरफ ध्यान दिया। एक दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं, आखिर मैं किस बारे में सोच रही हूँ। मगर फिर मैंने अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने जीजा जी से कहा कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज कर रेडी हो जाऊं। लगभग 20 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर आई तो गेट के बाहर आकर खड़ी हुई तो जीजा जी पहले से ही बाइक लेकर खड़े थे। जीजा जी को देखकर मैंने कहा कि आप आज काफी हैंडसम लग रहे हैं। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर मैं बाइक के पीछे बैठ गई और जीजा जी बाइक चलाने लगे। आज पहली बार मैं जीजा जी की बाइक के पीछे बैठी थी। जीजा जी काफी तेज बाइक चला रहे थे। आज बहुत खुश थे। यह देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। जीजा जी को बाइक बहुत तेज चलाने की वजह से मैंने जीजा जी से कहा कि आप थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इससे पहले आज तक किसी भी लड़की की बाइक के पीछे नहीं बैठी थी। यूं ही मस्ती मजाक करते हुए हम लोग मॉल तक पहुंच गए। जीजा जी ने गाड़ी मॉल के बाहर लगाकर मॉल के अंदर चले गए। वहां जाकर हम लोगों ने खूब शॉपिंग की। मैंने जीजा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी शर्ट भी ली, जिसे पहनकर वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। यह देखकर मेरा दिल डगमगाने लगा था। मैंने अपने जज्बातों पर काबू रखा था। शॉपिंग करते करते कब वक्त गुजर गया मुझे हमें कुछ पता भी नहीं चला। एक चीज मैंने इतने दिन से नोट की थी, वह भी यह थी कि जीजा जी दीदी के जाने के बाद काफी नर्वस हो गए थे। उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था, लेकिन मेरा साथ हो जाने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर भी हम दोनों ने एक साथ किया। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। ठंड लगने की वजह से मैंने जीजा जी को पीछे से पकड़ लिया और यूं ही हंसते हंसाते हम लोग घर पहुंच गए। लेकिन जब हम घर के मोहल्ले में पहुंचे तभी दूर से लोगों ने हमें देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। जब हम घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जीजा जी फिर से नर्वस होने लगे। उन्हें फिर लगने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर मेरे जीजा जी का हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। जब जीजा जी का हाथ पकड़कर मैं घर के अंदर दाखिल हो रही थी, पीछे से मैंने एक औरत की आवाज सुनी। वह कह रही थी, हे भगवान, यह क्या बेशर्मी मचाई हुई है इन लोगों ने। शुक्र है हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंग रलियां मनाते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता न चलता कि जीजा और साली का क्या खेल चल रहा है। इनको तो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं है। कि दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी, अरे बहन, इनमें से इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। इस बेचारी ने तो बिन माँ के अपनी जिंदगी गुजार रखी है, आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे यह तो इस घटिया आदमी की सोचना चाहिए था ना, जिसने पहले इसकी भोली भाली दीदी को फुसला कर उसे शादी कर ली, उसके बाद घर में दाखिल हो गया और यह अपनी ली पर फिर डोरे डालने रहा था। इसके लक्षण ही ठीक नहीं है, तभी इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई। इसके इरादे ही सही नहीं है और यह दोनों बहनों को काबू में करना चाहता है। इसके बाद इसे भी यूज करके दूसरी औरत के पीछे भागेगा। मैं चाहती तो उनको जवाब दे सकती थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने जीजा जी की काफी चिंता थी। वह काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई और घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन औरतों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो ना जाने क्या क्या बोल रही थी। यह देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल जाए तो ना जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मूठ की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन ना जाने में किस सोच में गुम थी। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अब मैं यही सोच रही थी कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में ना जाने कैसी कैसी बातें सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैंने जीजा जी को अपनी खुशियों से खुश करने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नजर लगा ही दी। यह सब मेरी वजह से हुआ था।
इसी वजह से मैंने जीजा जी को खाने में नींद की दवा मिलाकर दे दी ताकि वह शांति से सो सके। मेरे जीजा जी बहुत नेक और अच्छे दिल के इंसान थे। वह किसी से आज तक झगड़ा नहीं करते, लेकिन उनमें एक फोबिया था। वह यह कि कोई भी अगर उनके बारे में कुछ बोलता तो वह बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते, डर के मारे कांपने लगते। खाना खाने के बाद जीजा जी बहुत सुकून से सो गए थे। मैं उनके कमरे में उन्हें सोता हुआ देखकर कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी थी। मैंने देखा कि जीजा जी आज काम पर नहीं गए, बल्कि वे किचन में जाकर नाश्ता बना रहे थे। मैं चुपचाप नाश्ता करने के लिए जाकर बैठ गई और जीजा जी से कुछ बात नहीं की। लेकिन जब मैं नाश्ता करने वाली थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने अपने कान खड़े कर लिए क्योंकि मुझे पता था कि मोहल्ले वाले बाहर आकर खड़े हैं और वह फिर से कल रात के बारे में कोई ना कोई बात जरूर करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। जीजा जी ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा मोहल्ले वाले घर के अंदर दाखिल हो गए और उन औरतों ने घर में घुसने की कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया। जीजा जी ने खुद पर लगे इल्जाम तो चुपचाप सहे, लेकिन जब उन औरतों ने मेरे बारे में गलत बोलना शुरू किया तो जीजा जी ने उन लोगों पर परस पड़े। मैं हैरानी से जीजा जी की तरफ देखे जा रही थी कि वह बड़ी तेजी से उन लोगों को जवाब दे रहे थे। कुछ देर बाद वह लोग चुपचाप मुंह लटका के घर से बाहर चले गए और जीजा जी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं जीजा जी का यह रूप देखकर आज दंग रह गई। उन्होंने सही किया था, उन्होंने लोगों की बोलती बंद करवा दी। मैं भी खुशी खुशी नाश्ता करके कमरे में चली गई। तभी जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि जीजा जी के हाथ में मेरा मोबाइल था। ना जाने किससे बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची तो वह मुझे कहने लगे कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। मुझे लगने लगा था कि कहीं जीजा जी को मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई और अब जीजा जी को पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब मैं झूठ बोल भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ था, वह भी सच बोलने का। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती दरवाजे की फिर से बेल बजी और फिर से कोई घर पर आया था। ना जाने कौन आया था जिससे जीजा जी तुरंत दरवाजा खोलने के लिए चले गए और मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल पकड़ लिया। इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चले, मैंने एक लंबी चैन की सांस ली और सोच रही थी कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक जीजा जी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर जो था उसे देखकर मैं अचानक ही शॉक हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। उसे देखकर मैं तुरंत उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीदी को लेकर मैं घर के अंदर दाखिल हुई और फिर कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त का बहाना करके घर से बाहर चली गई ताकि वह लोग अकेले में बैठकर बातें कर सके और पिछले सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। वैसे भी मैं दीदी की अमानत दीदी को सौंप चुकी थी। मैं अपने आप ने लोगों को जीजा जी की जिंदगी के बारे में बताती हूँ कि दरअसल मेरे जीजा जी एक बार में वेटर का काम करते थे। वह अपने बचपन से ऐसे नहीं थे, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वह अनाथ थे। उन्होंने जब होश संभाला तो दर दर की ठोकरें खाते हुए प्यास पाया। जब वह 5 साल के हुए तो किसी फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और वह उस फैमिली के साथ रहने लगे। आखिर उनको माँ बाप का प्यार मिल गया। वह फैमिली के साथ उनके घर चले गए थे। शुरू में काफी साल अच्छे गुजरे, फिर परिवार ने उन्हें अपनाया था। वह काफी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने जीजा जी को सड़क से उठाया और अपना नाम दिया। लेकिन जैसे जीजा जी जवान हुए तो काफी सारे लोग थे जो उनकी खूबसूरती से जलते थे, क्योंकि जीजा जी बहुत ही हैंडसम थे और बचपन से ही बहुत ज्यादा मायूसूम थे। जो परिवार उन्हें अपने साथ ले गया था वह जॉइंट फैमिली परिवार था। वहाँ पर उसके स्टेप फादर के भाई के बेटे भी थे, जबकि उन लड़कों में कोई भी इतना हैंडसम नहीं था। इसलिए जब उन लड़कों का रिश्ता आता तो उन लड़कों की बजाय जीजा जी को पसंद करके चले जाते थे। एक दिन लड़कों की माँ जीजा जी को बहाने से अपने साथ बाहर ले गई और उन्होंने बीच रास्ते में ही जीजा जी को रुमाल पर नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद जीजा जी को कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली तो यह देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई कि वह एक बार पर चुके थे। वह औरत अपने बेटों का बदला लेना चाहती थी और उनके घर वालों को बहाना बना दिया कि तुम्हारा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है, ना जाने वह मुझे छोड़कर बीच रास्ते में कहाँ चला गया है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मुझे नहीं नजर आया। जीजा जी के सौतेले बाप ने हर तरह की कोशिश की लेकिन जीजा जी का कुछ पता ही नहीं चला। जीजा जी की सच्चाई के बारे में मुझे उस दिन पता चला जब मैं अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को जीजा जी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कहा। जिस दिन दीदी और जीजा जी के बीच झगड़ा चल रहा था, मैं दीदी घर छोड़कर चली गई। लेकिन फिर 1 साल बाद जीजा जी उस बारे में
छुपते हुए भाग निकले। कितने दिनों तक रास्ते पर भीख मांगते रहे। एक रात पुलिस वाले ने उनको रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि तुम तो भले इंसान नजर आ रहे हो, फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो। जब जीजाजी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई, तब उस पुलिस वाले ने जीजाजी को कोई कंपनी में नौकरी दिलवा दी और इस तरह जीजाजी अपनी जिंदगी काट रहे थे। तभी जीजाजी को मेरी दीदी से मोहब्बत हो गई और दीदी उनके से शादी करके उन्हें घर पर ले आई। लेकिन दीदी को यह बात शादी के बाद पता चली थी, इसलिए उन पर बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा करके घर छोड़कर चली गई। लेकिन दीदी को जाने के बाद जीजाजी ने अपने हमेशा फोन पर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी जीजाजी की कोई बात पर विश्वास नहीं करती थी। दीदी के जाने के बाद जीजाजी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह कभी भी अपने असली जिंदगी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से मैं हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, उनसे हंसी मजाक करती। दीदी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे जीजाजी की कोई गलती नहीं थी। ऐसे दिन गुजरते रहे कि तभी अचानक जीजाजी को रास्ते पर वही पुलिस अफसर मिला। उन्हें फिर से अपनी कहानी सुनाई। उस अफसर ने दीदी से बात की और उन्हें पूरी तरीके से अच्छे से समझाया। इसी वजह से दीदी अब वापस घर आ गई। लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश पर जीजाजी ठीक होने लगे। जीजाजी का ट्रीटमेंट मैंने अपने हिसाब से शुरू कर दिया था। मैं हमेशा उनका ख्याल रखती थी, जिससे सब लोगों ने गलत समझा था। लोग मुझ पर और जीजाजी पर ना जाने किस किस तरह के इल्जाम लगा रहे थे। दीदी पूरे 2 साल बाद घर वापस आई थी। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तो मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे और मैं खुलकर उनके साथ जीना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूसरे शहर जाना था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जीजाजी को आज यह बात पता चली थी, जिसके बारे में मैंने जीजाजी को नहीं बताया था। मैं जीजाजी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया और जीजाजी को फोन पर यह बात मेरी एक सहेली के जरिए पता चली। मेरी यह सच्चाई थी, जिसके बारे में जीजाजी को मोबाइल के जरिए पता चला था कि मैंने ट्रेनिंग पर जाने से मना कर दिया। आखिरकार उनका सपना था, लेकिन मैं उनके परिवार की वजह से आपको छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहती थी। शाम के टाइम जब मैं घर वापस लौट कर आई तो मैंने देखा कि जीजा जी और दीदी मेरा इंतजार कर रहे थे। दीदी ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी है। मैं जाकर उनके पास बैठ गई और उन दोनों को देखने लगी। मैं दीदी और जीजा जी से बहुत हिम्मत मिली थी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। उन्होंने वापस में बात करके अपने गिले शिकवे मिटा दिए थे। आखिरकार जीजा जी के साथ जो हुआ था उसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं थी। इसलिए दीदी ने जीजा जी के बारे में सच्चाई जानकर उनसे माफी मांगी और कहा कि वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ और मेरा अपना हॉस्पिटल भी है। जीजा जी और दीदी भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और आज मेरी दीदी और जीजा जी के पास 2